Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will continue the CPET PG 2025 question paper. In the previous video, in the previous part, we discussed up to 1 to 25 number of questions and we will resume from 26. Okay, so the first question is the volcanic equivalent of the plutonic rock cyanide. तो यहाँ पे जो साइनाइड एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, तो इसका जो वोल्केनिक इक्विवेलेंट है वो होता है ट्रैकाइड। ठीक है, देन द वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ प्लूटोनिक रॉक नेफलिन साइनाइड। तो यहाँ पे नेफलिन साइनाइड का भी जो प्लूटोनिक रॉक है नेफलिन साइनाइड, उसका जो वोल्केनिक रॉक इक्विवेलेंट होता है वो होता है फोनोलाइट। फोनोलाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, जब उसको हम हैमर करते हैं तो वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये याद रखना है, ये मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन रिम्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मैग्मेटिक रिएक्शन। अगर इग्नियस प्रोसेस मैग्मेटिक रिएक्शन के द्वारा रिएक्शन रिम्स फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कोरोना कहते हैं। अगर मेटामॉर्फिक प्रोसेस के दौरान रिएक्शन रिम बनता है तो उसको हम कैलिपिटिक बॉर्डर्स कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा है मैग्मेटिक रिएक्शन के द्वारा कौन सा जो रिएक्शन रिम बनेगा, जिसमें अर्ली फॉर्म क्रिस्टल्स जो होते हैं और जो अर्ली फॉर्म क्रिस्टल्स होते हैं वो कोर में रहते हैं, जो लैटर जो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होते हैं वो उसके चारों तरफ रिम बनाते हैं। तो इग्नियस प्रोसेस और मैग्मेटिक रिएक्शंस के द्वारा बनता है तो कोरोना कहेंगे उसको। टॉप एंड बॉटम ऑफ डिफॉर्म स्ट्रैटा इज नॉट इंडिकेटेड बाय। ओके, तो जो टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया हम जो स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं उनको हम कहते हैं जियोपेटल स्ट्रक्चर्स। ओके, जो जियोपेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कौन से स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं करते हैं टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया जानने के लिए। तो यहाँ पे जो होता है टैबुलर क्रॉस बेडिंग, उसको हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रफ क्रॉस बेडिंग होता है, वेब रिपल्स होता है और मॉड क्रैक्स होता है, तो वो टॉप ऑफ द बेड को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो टैबुलर क्रॉस बेडिंग होता है उसका जो टॉप एंड बॉटम होता है वो क्या होता है कि ना, वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, कर्व्ड नहीं होते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रंकेशन हुआ है सरफेस का। ठीक है, तो जो टैबुलर क्रॉस बेडिंग है उसको हम यूज नहीं करते हैं टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने के लिए एक डिफॉर्म स्ट्रैटा का। Next question is conglomerate consisting of one type of pebble, usually quartz or chert, are called। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है ओलिगोमिथ, पेट्रोमिथ, पॉलीमिथ एंड इंट्राफॉर्मेशनल। तो यहाँ पे आंसर होगा ओलिगोमिथ। क्यों? जो ओलिगो होता है, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू एंड मिक्ट मीन्स होता है मिक्स्ड। तो यहाँ पे अगर जनरली यहाँ पे आंसर होना चाहिए था मोनोमिथ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मोनो नहीं, मोनोमिथ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ओलिगोमिथ आंसर होगा। ठीक है, जो पॉलीमिथ कॉन्ग्लोमरेट होता है उसमें बहुत सारे क्लास मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और जो पेट्रोमिथ होता है वो सिनोनिमस टू पॉलीमिथ होते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल क्लास को लेकर बनता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ओलिगोमिथ कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सिल्ट ग्रेन साइज इज मेजर्ड बाय टू। यहाँ पे अगेन वुडन वेन टोर्ड स्केल से क्वेश्चन आया है। जो सिल्ट का ग्रेन साइज होता है वो होता है 1/16 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर। सैंड का जो ग्रेन साइज होता है वो होता है 2 टू 1/16 मिलीमीटर। सिल्ट का होता है 1/16 से 1/256 मिलीमीटर और क्ले का होता है लेस देन 1/256 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्स हैज द बेस्ट सॉर्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पूछा है सॉर्टिंग किसमें हमको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेन साइजेस। तो जो ग्रेन साइजेस में यूनिफॉर्मिटी दिखाता है तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ पे अच्छा सॉर्टिंग जो होता है, बेस्ट सॉर्टिंग हमको मेनली बीच एंड एओलियन दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो एओलियन में बहुत अच्छा सॉर्टिंग हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा एओलियन। ठीक है, फ्लूवियल में जो होता है हमको मॉडरेट सॉर्टिंग देखने को मिलता है, मॉडरेट सॉर्टिंग देखने को मिलता है। एंड जो ग्लासियल होता है उसमें हमको अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, और बीच में भी हमको गुड सॉर्टिंग देखने को मिलता है, लेकिन बेस्ट जो होता है अगर बीच और एओलियन को कंपेयर करेंगे तो एओलियन में हमको बेस्ट सॉर्टिंग ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। Next question is in which type of bedding the beds are slightly oblique to the major bedding plane। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्रॉस बेडिंग। क्यों? क्योंकि क्रॉस बेडिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको टॉप सेट कहते हैं, नीचे वाले को बॉटम सेट बोलते हैं, और जो फोर्थ सेट होते हैं वो वैसे ओब्लिकली रहते हैं मेजर बेडिंग प्लेन्स को। तो यहाँ पे आंसर होगा क्रॉस बेडिंग। Next question is a metamorphic rock
that has undergone partial melting to produce a mixed igneous metamorphic rock। तो ये होगा मिगमाटाइट। तो मिगमाटाइट होते हैं ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस पे बनते हैं, जहाँ पे मेटामॉर्फिक प्रोसेस इग्नियस प्रोसेस के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, क्रस्टल एनाटेक्सिस के कारण मिगमाटाइट्स हमारा फॉर्म होते हैं, जो मिक्स्ड रॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 is to find the correct sequence of rocks that are formed when cell undergoes progressive metamorphism। जो सेल होता है वो सेडिमेंटरी रॉक होता है। तो प्रोग्रेसिव प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण सेल बनता है पहले स्लेट। स्लेट फिर कन्वर्ट होता है फिलाइट को। फिलाइट जो होता है वो कन्वर्ट होता है सिस्ट को, और सिस्ट अगेन कन्वर्ट होता है नीस को। तो यहाँ पे आंसर होगा स्लेट, फिलाइट, सिस्ट एंड नीस। Then the 36th question is the structure in argillaceous rocks due to development of spotted appearance। यहाँ पे ये क्या वर्ड है, spotted appearance as a result of incipient crystallization of porphyroblast। तो जो spotted appearance होता है तो वो होता है वो मैकुलोज। ओके, मैकुलोज टेक्सचर होता है। ठीक है, मैकुलोज स्ट्रक्चर होता है। जो हॉर्नफेल्सिक होता है वो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक के द्वारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा मैकुलोज। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एम्फीबोल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू सिस्ट मेटामॉर्फिक फेसिस। सो ब्लू सिस्ट जो फेसिस होता है वो जनरली हमारा हाई प्रेशर मेटामॉर्फिक फेसिस होता है, जो मेनली हमको सबडक्शन जोन में देखने को मिलता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मिनरल होता है वो होता है ग्लाउकोपेन। ओके, जो ग्लाउकोपेन होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा क्या, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर सोडियम रिच एम्फीबोल होता है। ठीक है, ब्लू कलर सोडियम रिच एम्फीबोल होता है। यहाँ पे जो हॉर्नब्लेंड है वो एम्फीबोलेट फेसिस में देखने को मिलता है। एक्टिनोलेट जो होते हैं वो ग्रीनसिस्ट फेसिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ग्लाउकोपेन, व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फेसिस। इट्स आल्सो ए ब्लू कलर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लू सिस्ट फेसिस। टू व्हिच मेटामॉर्फिक फेसिस लेप्टिनाइट बिलोंग्स। तो ये इसका आंसर होगा ग्रानुलेट। लेप्टिनाइट हो गया, चार्नोकाइट हो गया, ठीक है, और एंडरबाइट हो गया, ये सब ग्रानुलेट फेसिस को बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रानुलेट फेसिस। ठीक है, तो कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म एट द कॉन्टैक्ट ऑरियोल ऑफ इग्नियस इंट्रूजन। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के द्वारा जो रॉक बनता है उसको कहते हैं हम हॉर्नफेल्स। ओके, हॉर्नफेल्स जो इस टेक्सचर दिखाता है हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर होता है। जो माइलोनाइट होता है यहाँ पे वो फॉल्ट जोन पे बनता है। ठीक है, फॉल्ट जोन पे मेनली बनता है। फिलेट जो होता है वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म में बनता है। तो यहाँ पे जो हॉर्नफेल्स होता है वो मेनली हमारा कॉन्टैक्ट ऑरियोल में कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के द्वारा बनता है। यहाँ पे फिर से पूछा है माइलोनाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच मेटामॉर्फिज्म। मैंने यहाँ पे बताया माइलोनाइट हमारा फॉल्ट जोन पे मिलता है, जो कि कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म के द्वारा मेनली बनता है। ठीक है, ए स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरवोवन चैनल्स इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर होगा ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर में क्या होता है, जैसे मिड चैनल बार्स होते हैं, सैंड लेंसेस देखने को मिलते हैं, मिड चैनल बार होते हैं। तो यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं ऐसे इंटरवोवन होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैंडरिंग रिवर में क्या होता है, ऐसे मैंडर्स होते हैं रिवर। ठीक है, हमें पॉइंट बार डिपोजिट्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिड चैनल बार देखने को मिलता है, जिसके कारण जो इंटरवोवन होता है चैनल्स का। तो इसका आंसर होगा ब्रेडेड रिवर। Then the question number 42 is which of the following landforms is not formed by glacier। तो जो फियोर्ड होता है, हॉर्न होता है, मीडियल मोरेन होता है, ये क्लासिक ग्लेशियर के फीचर्स होते हैं। लेकिन जो वेंटिफैक्स होता है वो विंड का फीचर होता है। ठीक है, विंड का इरोजनल फीचर होता है। तो नॉट फॉर्म बाय ग्लेशियर, तो आंसर होगा वेंटिफैक्ट। Then the question number 43 is the drainage pattern that develops under uniform resistant rock and implies lack of structural control। तो जो ड्रेनेज पैटर्न हमें यूनिफॉर्म रेजिस्टेंट रॉक के ऊपर मिलता है तो वो होता है हमारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न जो एक ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं हमारे, ऐसे ट्री के ब्रांच के जैसे दिखेगा, जो रिजेंबल करता है यूनिफॉर्म resistant rock। ठीक है, streams which flow in the same direction as the original consequent streams are described as dash। ओके, तो इसका आंसर होगा रेसिक्वेंट। ओके, जो सब्सिक्वेंट, ओके, तो इसका आंसर होगा रेसिक्वेंट। क्यों, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्लोप जब बनता है तब बनते हैं। फिर जो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, लैटर डेवलप होते हैं। ठीक है, जो वीक रॉक होते हैं ना, वीक रॉक के अलग सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। लेकिन जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स है, ठीक है, वो अपोजिट, ओके, ये जो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है ये अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। और जो रेसिक्वेंट स्ट्रीम होता है, ठीक है, ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो करे उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, बट
एक लोअर लेवल पे, ओके, लोअर लेवल पे बनता है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, लेकिन एक लोअर लेवल पे बनेगा, ठीक है। लेटर स्टेज में लोअर लेवल पे फॉर्म होगा। ए लेवल वेयर द प्रेशर ड्यू टू एलिवेटेड मास एंड डिप्रेस्ड एरियाज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इक्वल इज कॉल्ड। तो हमें अगर आइसोस्टेसिस का थ्योरी के हिसाब से, तो इसका क्या आंसर होगा, आइसोप्रेस्टिक लेवल। ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, जो आइसोप्रेस्टिक लेवल होता है उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ कंपेंसेशन, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग, इस आइसोप्रेस्टिक लेवल्स के लाइन के अलॉन्ग सारे एलिवेटेड मासेस के द्वारा जो भी प्रेशर बनते हैं सब इक्वल होते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस देयर हाइट देयर डेंसिटी। तो इस लेवल जोन के अलॉन्ग प्रेशर्स इक्वल होते हैं। द इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इज पोस्टुलेटेड बाय, जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो बताता है अर्थक्वेक्स कैसे ओरिजिनेट होता है, तो वो दिए थे एच.एफ. रेड ने, ठीक है, एच.एफ. रेड, एच.एफ. रेड में दिया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मैक्सिमम हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका आंसर होगा सामरियम नियोडायमियम सिस्टम। क्यों? क्योंकि सामरियम नियोडायमियम का कितना होता है, 106 बिलियन ईयर्स होता है, ठीक है। जो रुबिडियम का होता है, रुबिडियम स्ट्रोंशियम का होता है, वो 48.8 बिलियन ईयर होता है। यूरेनियम 238 का 4.5 बिलियन ईयर होता है, और यूरेनियम 235 का 700 मिलियन ईयर्स होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ सामरियम नियोडायमियम सिस्टम का होता है। Constructive plate boundary is also known as, तो there are three types of plate boundary, constructive, destructive। ओके, तो मेनली जो constructive plate boundary होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे प्लेट्स, न्यू प्लेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं, वहाँ पे न्यू प्लेट्स, जहाँ पे मिड ओशियनिक रीज बनता है, दो प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट, न्यू प्लेट क्रिएट होता है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। जो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री होती है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के अलॉन्ग बनता है, ठीक है, ठीक है। और जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री होता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछता डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर होता कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे पूछा है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका आंसर होगा डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। लास्ट क्वेश्चन इज टेक्टाइट्स आर डैश। जो टेक्टाइट्स होते हैं वो जनरली ग्लासी मैटर्स फॉर्म ड्यू टू मेटोरिटिक इम्पैक्ट। तो ये होगा आंसर। So that's it for today. In next part, we will discuss questions from 50 to 75. Okay? So जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।